हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, राजकीय मृदा महाविद्यालय में कार्यरत। तो आज जो अपन टॉपिक करेंगे उसका नाम है समुद्रगुप्त। आप लोग लिखो, समुद्रगुप्त की सैनिक विजय। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समुद्रगुप्त की सैनिक विजय। ठीक है, तो इसमें आप लिखो समुद्रगुप्त की सैनिक विजय में एरन अभिलेख। एरन अभिलेख। एरन कहां पे है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख में यह लिखा है, एरन अभिलेख में यह लिखा है कि समुद्रगुप्त ने संसार की सभी जातियों को हराया। समुद्रगुप्त ने संसार की सभी जातियों को हराया और पृथ्वी का सम्राट नामक उपाधि धारण की। और पृथ्वी का सम्राट नामक उपाधि धारण की। इस अभिलेख से हमें पता लग जाता है कि समुद्रगुप्त के समय में काफी अधिक सैनिक विजय हुई है। फिर आप लिखो समुद्रगुप्त की विजयों के प्रमाण। समुद्रगुप्त की विजयों के प्रमाण हमें प्रयाग अभिलेख। समुद्रगुप्त की विजयों के प्रमाण हमें प्रयाग अभिलेख, पूना ताम्रपत्र अभिलेख, पूना प्रयाग अभिलेख, पूना ताम्रपत्र अभिलेख और सिक्कों के माध्यम से मिलती है। और सिक्कों के माध्यम से मिलती है। उसने अपनी सैनिक विजय का प्रारंभ पश्चिम की ओर से किया। उसने अपनी सैनिक विजय का प्रारंभ पश्चिम की तरफ किया। अपनी सैनिक विजय का प्रारंभ पश्चिम की तरफ किया, जहां नाग वंश को हराया। जहां नाग वंश को हराया, क्योंकि पूर्व की तरफ क्योंकि पूर्व की ओर कोई भी बड़ी चुनौती समुद्रगुप्त के समक्ष नहीं थी। क्योंकि पूर्व की ओर कोई भी चुनौती समुद्रगुप्त के समक्ष नहीं थी। तो गुप्त साम्राज्य है, उसका केंद्र बिंदु पाटलिपुत्र था। तो मैंने क्या कहा, उसने अपने आक्रमण कहां से करने शुरू किए? पश्चिम की तरफ। यहां पे उसने आक्रमण करने शुरू किए। सबसे पहले नागवंश को उसने हराया, क्योंकि पूर्व की तरफ कोई बड़ी चुनौती उसके समक्ष नहीं थी। पूर्व इस तरफ होता ना ईस्ट, तो पश्चिम की तरफ उसने अपने अभियान की शुरुआत की। समझ गए ना? फिर आगे लिखो, समुद्रगुप्त की सैनिक विजयों की केवल
सूची हमें मिली है, लिस्ट। समुद्रगुप्त के सैनिक विजयों की केवल सूची हमें मिली है। इन अभियान के पीछे इन अभियान के पीछे सम्राट की मंशा इन अभियान के पीछे सम्राट की मंशा की जानकारी नहीं मिलती। इन अभियान के पीछे सम्राट की मंशा की जानकारी नहीं मिलती। हमें क्यों लिस्ट मिली है, सूची मिली है कहां कहां उसने आक्रमण किया, लेकिन हमें यह नहीं पता उसने उस जगह पे आक्रमण किस मंशा को लेकर किया। समझ गए ना? फिर आगे लिखो, यह सूची किसी भौगोलिक योजना या कालक्रम के अनुसार नहीं है। यह सूची किसी भौगोलिक योजना या कालक्रम के अनुसार नहीं है। मतलब क्या है? किसी कालक्रम के अनुसार नहीं है। इसका यह मतलब है कि जो हमें लिस्ट मिली है, उस लिस्ट से हमें यह जानकारी नहीं मिलती कहां उसने पहले आक्रमण किया, कहां उसने बाद में आक्रमण किया। डेट्स नहीं है उसमें, जस्ट एक सूची दी है कि समुद्रगुप्त ने यहां पे उसने विजय प्राप्त की। मैं तारीखों के बारे में नहीं पता, कहां उसने पहले आक्रमण किया, कहां उसने बाद में आक्रमण किया, या उसकी मंशा क्या थी, वो अभिलेखों में नहीं लिखा हुआ। हमें जस्ट एक लिस्ट मिलती है, सूची मिलती है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखो आप नंबर एक नंबर डालो। नंबर 1 उसमें है आर्यव्रत जो उत्तर भारत का क्षेत्र है। आर्यव्रत किसे कहते हैं? जो उत्तर भारत का क्षेत्र है। आर्यव्रत में समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को हराया। आर्यव्रत में समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को हराया और यहां पे अपना सीधा नियंत्रण कायम किया, डायरेक्ट रूल। और यहां पे अपना सीधा नियंत्रण कायम किया। यहां पे अपना सीधा नियंत्रण कायम किया क्योंकि यह क्षेत्र गुप्त साम्राज्य के काफी करीब था। तो वहां पे डायरेक्ट अपना शासन स्थापित कर लिया, पूरा कंट्रोल ले लिया। जैसे अंग्रेज भारत में आया, यहाँ पे पूरा कंट्रोल ले लिया ना अंग्रेजों ने, उसी प्रकार से इन 9 राजाओं को हरा के आर्यव्रत में समुद्रगुप्त ने पूरा नियंत्रण ले लिया और इन 9 राजाओं के साम्राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। यानी इनका अस्तित्व खत्म हो गया 9 राजाओं के साम्राज्य का। ठीक है, इस नीति को प्रसव बोध हरण कहा जाता है। इस नीति को अभिलेखों में लिखा हुआ है प्रसव बोध हरण कहा जाता है। अब 2 नंबर लिखो, ये तो 1 नंबर बताया। अब 2 नंबर में उसने क्या किया? दक्षिण भारत के 12 राजाओं के एक गुट को हराया। दक्षिण भारत के 12 राजाओं के एक गुट को हराया। इस गुट का नेतृत्व कांची के महाराज विशुगोप ने किया। यानी कांची जो दक्षिण भारत में है, वहां का राजा था विशुगोप। इसने इन 12 राजाओं के गुट का नेतृत्व किया और समुद्रगुप्त ने इन सभी 12 राजाओं को और विशुगोप को हराया। समझ गए ना?
ये दुश्मन देश का एक प्रकार से सबसे बड़ा अधिकारी था, जिसने 12 राजाओं को इकट्ठा किया और फिर समुद्रगुप्त के साथ युद्ध किया, लेकिन इसमें विजय समुद्रगुप्त को मिली। यहां पर समुद्रगुप्त ने अपना सीधा नियंत्रण स्थापित नहीं किया। यहां पर समुद्रगुप्त ने अपना सीधा नियंत्रण स्थापित नहीं किया, समझ गए ना? क्योंकि दक्षिण भारत बहुत दूर स्थित था, क्योंकि दक्षिण भारत बहुत दूर स्थित था। अब यहां के राजाओं को उसने हराया, 12 राजाओं को, दक्षिण के 12 राज्यों को हराया, लेकिन उनको अपने साम्राज्य में कैसे मिलाएगा? क्योंकि दूरी हो गई ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा साम्राज्य में मिला लिया, तो वहां पे नियंत्रण कैसे होगा गुप्त साम्राज्य का? इसलिए यहाँ पे, इसलिए उसने अप्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट, इसलिए यहां पर उसने अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखा। अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखा, अर्थात अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखा, अर्थात उन्हीं स्थानीय राजाओं को राज्य लौटा दिया गया, अतः उन्हीं स्थानीय राजाओं को राज्य लौटा दिया गया। किंतु उन्हीं स्थानीय राजाओं को राज्य लौटा दिया गया, किंतु समुद्रगुप्त ने उनको अपनी संप्रभुता मानने पर विवश किया। संप्रभुता मानने पर विवश किया। इसका मतलब क्या है? जो उसने राज्य जीते रहे दक्षिण भारत को, उनको लौटा दिया गया, वहां के स्थानीय राजा वहां पे राज्य करने लग गए। लेकिन समुद्रगुप्त ने यह कहा कि तुम्हारा सम्राट मैं ही हूं, अप्रत्यक्ष नियंत्रण मेरा रहेगा, यानी जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनको कुछ ना कुछ उसको पहुंचाना पड़ेगा, मैं भी साल में एक बार उसके दरबार में आना पड़ेगा उन राजाओं को, समझ गया ना? एक सामंत की तरह कार्य करना पड़ेगा, और दरबार में आने के बाद कुछ भेंट देनी पड़ेगी समुद्रगुप्त को साल में, समझ गए? तो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया, दक्षिण भारत में इनडायरेक्ट कंट्रोल किया। ऐसे बहुत से राजा है जिन्होंने दक्षिण का आक्रमण किया और उसको अपने अंदर शामिल करने की कोशिश की और कामयाब नहीं हो पाया। कौन है? इसके कारण उन सम्राट का पतन हो गया। मध्यकालीन भारत का एक राजा है जिसने दक्षिण में अपने पैर पसार लिए, लेकिन वहां नियंत्रण नहीं कर सका, उसने बहुत कोशिश की और अंततः उस सम्राट का और सुल्तान का पतन हो गया। कौन राजा है मध्यकालीन भारत का? नाम बताओ जिसका मराठों के साथ संघर्ष हुआ है। औरंगजेब, जिसने अपने पैर दक्षिण तक पसार लिए। तो यहाँ पे समुद्रगुप्त बुद्धिमान आदमी था, इसको पता था दूरियां बहुत है, नियंत्रण करना संभव नहीं है, इसलिए इसने अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखा अपना दक्षिण भारत के राज्यों पर। इस नीति को ग्रहण मोक्षानुराग, इस नीति को ग्रहण मोक्षानुराग कहा गया है। ग्रहण मोक्षानुराग कहा गया है। तो चौथा नंबर डालो, और चौथे नंबर पर उसने कहां आक्रमण किया? तीसरा नंबर डालो। समुद्रगुप्त ने जंगल की जनजातियों को हराया। समुद्रगुप्त ने जंगल की जनजातियों को हराया, जो एक प्रकार से सीमांत राज्य थे, बॉर्डर स्टेट्स, जो एक प्रकार से सीमांत राज्य थे, जैसे नेपाल, असम, जैसे नेपाल, असम, बंगाल, पंजाब, जैसे नेपाल, असम, बंगाल, पंजाब। यहां पर
कई गणराज्य, यहां पर कई गणराज्य की जनजातियां थी, यहां पर कई गणराज्य की जनजातियां थी जिन्होंने जिन्होंने स्वेच्छा से जिन्होंने स्वेच्छा से समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली, जिन्होंने स्वेच्छा से समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। स्वेच्छा से, यहां पे उसको युद्ध नहीं लड़ना पड़ा, समुद्रगुप्त से डर के, उसकी सैनिक ताकत से डर के स्वेच्छा से इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो यहां पे भी क्या हुआ, इनडायरेक्ट कंट्रोल है, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। इनके राज्य उनको लौटा दिए गए, शासक वही रहेंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया, हो सकता है कि साल में एक बार समुद्रगुप्त से मिलने आना पड़े, उसके दरबार कुछ भेंट देनी पड़े। संप्रभुता मान ली इन्होंने कि हमारा सम्राट समुद्रगुप्त है, लेकिन वास्तव में अपने क्षेत्र में ये राजा की तरह पूर्ण स्वतंत्र थे। समझ आ गया ना आपको? अब आप इसी में आगे लिखो, जैसे दक्षिण और जंगल की जनजातियों को गुप्त साम्राज्य में शामिल नहीं किया। जैसे दक्षिण और जंगल की जनजातियों को गुप्त साम्राज्य में शामिल नहीं किया, क्योंकि अब यहां कारण दे रखा है, क्योंकि इन क्षेत्रों में सामाजिक राजनीतिक परंपराएं क्योंकि इन क्षेत्रों में सामाजिक राजनीतिक परंपराएं गुप्त साम्राज्य की तुलना में बिल्कुल भिन्न थी। गुप्त साम्राज्य की तुलना में बिल्कुल भिन्न थी। समझ आ गया ना? इनके ट्रेडिशंस अलग थे, दक्षिण भारत के परंपराएं अलग थी, और जो गंगा घाटी का क्षेत्र है जहां पे गुप्त साम्राज्य था, इनकी परंपराएं अलग थी, डिफरेंट संस्कृति थी वहां पे, अलग कल्चर था। इस कारण समुद्रगुप्त ने इनको अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया। और दूसरा कारण यह है कि गुप्त साम्राज्य का अभी उद्भव ही हुआ था। गुप्त साम्राज्य का अभी उद्भव ही हुआ था। अतः इनको शामिल करने से साम्राज्य की समस्याएं जटिल हो सकती थी। इनको शामिल करने से साम्राज्य की समस्याएं जटिल हो सकती थी। तो इन्हीं कारणों से समुद्रगुप्त में इन पे इनडायरेक्ट कंट्रोल अपना रखा। फिर आगे लिखो चौथे नंबर का, कई जनजातियां, अब इसमें नाम दे रखे हैं, कई जनजातियां जैसे दवी पुत्र शाही, कई जनजातियां जैसे दैवी पुत्र शाही, ठीक है, शक, मुरुंडा, ऐसा अभिलेखों में लिखा हुआ है। दैवी पुत्र शाही, शक, मुरुंडा, शहानुशाही, ये जनजातियों के नाम है। शानुशाही कौमा सिंहल प्रदेश के निवासी, सिंहल प्रदेश, सिंहल प्रदेश और अन्य सिंहल प्रदेश और अन्य अन्य द्वीप का जिक्र भी
अन्य द्वीप का जिक्र भी समुद्रगुप्त की सैनिक विजयों में आता है। समुद्रगुप्त की सैनिक विजयों में आता है। इन राजाओं ने अपनी उपस्थिति समुद्रगुप्त के दरबार में दर्ज कराई होगी। इन राजाओं ने अपनी उपस्थिति समुद्रगुप्त के दरबार में दर्ज कराई होगी या राजा से फरमान लेने की अनुमति प्राप्त की होगी या राजा से फरमान लेने की अनुमति प्राप्त की होगी। ठीक है, अब इसे चौथे में लिखो आगे। यह चौथी सूची समुद्रगुप्त की उत्तर पश्चिम नीति और विदेश नीति का भाग है। यह चौथी सूची समुद्रगुप्त की उत्तर पश्चिम नीति और विदेश नीति का भाग है यह सूची इतिहासकारों को अतिशयोक्ति नजर आती है। एग्जेजरेशन। यह सूची इतिहासकारों को अतिशयोक्ति नजर आती है। एग्जेजरेशन अंग्रेजी का शब्द है, बढ़ा चढ़ा के लिखना, बढ़ा चढ़ा के बातें लिखी हुई है चौथी सूची में। ठीक है, यह सूची इतिहासकारों को अतिशयोक्ति नजर आती है। अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना हिंदी में, अतिशयोक्ति नजर आती है, जो वास्तव में केवल समुद्रगुप्त के कूटनीतिक संबंध रहे होंगे। जहां पर समुद्रगुप्त का स्थान समुद्रगुप्त का उच्च स्थान होगा। ठीक है, आपको समझ आया। जो चौथी लिस्ट है ना, इसमें विदेशी शक्तियों के बारे में वर्णन कर रखा है। इनको भी समुद्रगुप्त ने हरा दिया, लेकिन वास्तव में जो इतिहासकारों को लगता है वो ये है कि इनपे सैनिक विजय प्राप्त नहीं की होगी। ये मात्र कूटनीतिक संबंध होंगे। हो सकता है कि वहां का राजा समुद्रगुप्त से मिलने आया हो, तो उसी को अपनी जीत के रूप में इन इंस्क्रिप्शन में दिखा रखा है। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति नजर आती है, क्योंकि सारे के सारे क्षेत्र भारत से बाहर के हैं जो नाम मेंशन किए हैं, सारे के सारे। वो सिंहल का मतलब तो श्रीलंका है। सिंहल मीन श्रीलंका, सिंहल प्रदेश। तो इतने दूर दराज के विदेशी क्षेत्रों में उसका नियंत्रण होना संभव ही नहीं लगता। लेकिन यह सूची अतिशयोक्ति नजर आती, चौथी सूची। फिर सूचियां खत्म हो गई। 4 सूची में सैनिक, जो समुद्रगुप्त है उसकी सैनिक विजय का वर्णन कर रखा है 4 सूचियों में। चारों सूची आपको पता लगी, 1 2 3 4। अब इसके बाद आगे लिखो। इन विजयों की जानकारी हमें सिक्कों के माध्यम से भी मिलती है। इन विजयों की जानकारी हमें सिक्कों के माध्यम से भी मिलती है। जैसे समुद्रगुप्त के सिक्कों पर
जैसे समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे उसे चीते का संहार करते दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे चीते का संहार करते दिखाया गया है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं टाइगर स्लेयर पॉइंट। टाइगर हो गया ना चीता, टाइगर स्लेयर मतलब किसी को मारना, टाइगर स्लेयर पॉइंट कहा जाता है इनको। यानी जिन सिक्कों पे समुद्रगुप्त को चीते को मारते हुए दिखाया गया है। ठीक है, इन सिक्कों से हमें समुद्रगुप्त के पूर्वी अभियान के बारे में पता लगता है। पूर्वी अभियान, ईस्टर्न कैंपेन, पूर्वी अभियान के बारे में पता लगता है। क्योंकि चीते भारत के पूर्व भाग में ही पाए जाते हैं। क्योंकि चीते भारत के पूर्व भाग में ही पाए जाते हैं। आप समझ गए ना, सिक्कों में वो टाइगर को मार रहा है, उससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं इतिहासकार? क्योंकि टाइगर पूर्व के क्षेत्र में, तो समुद्रगुप्त ने अपने कुछ विजय पूर्व के क्षेत्र में भी की होगी, और उसके बाद उस उपलब्धि के उपलक्ष्य में उसने ये सिक्के जारी करवाए होंगे। इसी के साथ ही हम अपना डिस्कशन यहाँ पे समुद्रगुप्त की मिलिट्री कैंपेन से संबंधित खत्म करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।